16 दिसंबर 2012 कुछ तारीखें होती हैं जो हमारे जहन में बस जाती है। वो सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं रह जाती, वो एक पूरी पीढ़ी की याददाश्त का, एक चेतना का हिस्सा बन जाती है। और ये एक ऐसी ही तारीख है। बिल्कुल, एक ऐसी रात जिसने दिल्ली में हुई एक घटना के बाद पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। और सिर्फ झकझोरा नहीं, मुझे लगता है उसे अपने अंदर झांकने पे मजबूर कर दिया। सही बात है। समाज, कानून, पुलिसिंग, हमारी सोच, हर चीज सवालों के घेरे में आ गई थी। बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था। आज हम उसी 2012 के दिल्ली गैंग रेप मामले पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं, जिसे दुनिया भर में निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है। हमारे पास जो स्रोत है वो इस घटना, इसके बाद चली लंबी कानूनी लड़ाई और इसके दूरगामी परिणामों का एक बहुत साफ खाका खींचते हैं। हाँ, और आज का मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि इस एक घटना ने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस रात से। 16 दिसंबर 2012, दक्षिण दिल्ली का मुनेरका इलाका। एक 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न और उनका एक दोस्त, वो एक प्राइवेट बस में चढ़ते हैं। एक आम सी रात, एक आम सा सफर, जो कुछ ही मिनटों में एक भयानक सपने में तब्दील हो गया। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। ये कोई सुनसान जगह नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश की राजधानी का एक चलता फिरता इलाका था। वो बस एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह दिख रही थी, लेकिन असल में वो एक जाल था। उस बस में ड्राइवर समेत 6 लोग पहले से मौजूद थे। उन्होंने पहले लड़की के दोस्त को बुरी तरह पीटना शुरू किया। हाँ। और फिर उस लड़की के साथ जो हुआ, उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनके साथ सिर्फ सामूहिक बलात्कार ही नहीं हुआ, बल्कि जिस तरह की बर्बरता हुई, हाँ, लोहे की रॉड से, वो कल्पना से भी परे है। और मुझे लगता है इसी बर्बरता के स्तर ने इस केस को बाकी अपराधों से अलग कर दिया। ये सिर्फ एक यौन हमला नहीं था, ये इंसानियत को कुचलने की, उसे खत्म कर देने की कोशिश थी। बिल्कुल। शायद इसीलिए पूरे देश की आत्मा कांप उठी थी। ये किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना पर हमला था। उस भयावह हमले के बाद दोनों को चलती बस से सड़क पर फेंक दिया गया। पीड़िता को पहले दिल्ली के सफरजंग अस्पताल ले जाया गया और फिर जब हालत और बिगड़ी तो बेहतर इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाँ, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, 13 दिन की जंग के बाद 29 दिसंबर 2012 को उन्होंने दम तोड़ दिया। और उनकी मौत के साथ ही ये मामला सिर्फ गैंगरेप का नहीं, बल्कि हत्या का बन गया। और इससे लोगों का गुस्सा और न्याय की मांग वो और भी ज्यादा भड़क उठी। इस बीच एक और बात हो रही थी। भारतीय कानून के तहत बलात्कार पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। हाँ, ये एक जरूरी कानून है। तो मीडिया ने उन्हें नाम दिए दामिनी, अमानत, और सबसे ज्यादा जो नाम चला वो था निर्भया। निर्भया यानी जो डरे नहीं। बाद में उनके परिवार ने उनका असली नाम ज्योति सिंह दुनिया को बताया। ये नाम देना, ये इतना जरूरी क्यों हो गया था? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, निर्भया सिर्फ एक छद्म नाम नहीं था, वो एक प्रतीक बन गया। एक ऐसे समाज में जहां अक्सर पीड़िता को ही शर्मिंदा किया जाता है, ये नाम कह रहा था कि शर्म उसे नहीं, अपराधियों को आनी चाहिए। वो नाम हिम्मत का, प्रतिरोध का और न्याय की लड़ाई का चेहरा बन गया। सही बात है। इसी एक नाम ने इस केस को एक आपराधिक घटना से उठाकर एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया। हर कोई उस नाम से जुड़ गया था। आंदोलन की बात हम करेंगे, लेकिन पहले जांच पर आते हैं। दिल्ली पुलिस ने तेजी से काम किया। हाँ, काफी तेजी से। और घटना के कुछ ही दिनों में बस ड्राइवर समेत सभी 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। तो 6 लोग पकड़े गए। केस सीधा साधा लग रहा होगा? नहीं, यहीं से मामला और उलझना शुरू हुआ। सीधा तो बिल्कुल नहीं था। असल में 2 बड़ी बातें थी जिसने इस केस को कानूनी तौर पर बहुत जटिल बना दिया। अच्छा, वो क्या थी? पहली, जो मुख्य अभियुक्त था, बस का ड्राइवर राम सिंह, हाँ? उसकी मार्च 2013 में तिहाड़ जेल के अंदर मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि ये आत्महत्या है, लेकिन उसके परिवार ने तो इसे हत्या बताया था। हाँ, उसके परिवार और वकीलों ने आरोप लगाए कि यह हत्या है। ये गुत्थी आज तक पूरी तरह सुलझी नहीं है और ये हमारी जेलों के अंदर सुरक्षा और पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। मतलब मुख्य आरोपी ट्रायल पूरा होने से पहले मर गया। और दूसरा बड़ा पेंच क्या था? दूसरा और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद पेंच वो ये था कि 6 में से 1 अपराधी नाबालिग था। अच्छा। अपराध के समय उसकी उम्र 18 साल से कुछ ही महीने कम थी, करीब 17 साल।
और इसी एक तथ्य ने पूरे देश में किशोर न्याय कानून पर एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक चल रही है। इस पर हम जरूर लौटेंगे। तो राम सिंह की मौत हो गई और एक नाबालिग निकला। बचे 4 वयस्क अभियुक्त, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह। इन पर मुकदमा चलाने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। हाँ। और उसने रिकॉर्ड समय में 10 सितंबर 2013 को चारों को दोषी पाया और 3 दिन बाद 13 सितंबर को उन्हें मौत की सजा सुना दी। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट शब्द पर गौर करना जरूरी है। क्यों? ये दिखाता है कि सड़कों पर जो गुस्सा था, जो दबाव था, उसका सीधा असर न्याय व्यवस्था पर पड़ रहा था। भारत में न्याय में देरी को लेकर जो निराशा है, ये उस निराशा का एक जवाब था। सिस्टम ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो जनता की आवाज सुन रहा है और तेजी से काम कर सकता है। और इसी जनता की आवाज ने दिल्ली की सड़कों को हिला के रख दिया था। इंडिया गेट से लेकर रायसीना हिल्स तक हजारों लोग, खासकर नौजवान, हाँ खासकर नौजवान जमा हो गए। कैंडल मार्च, धरने, पुलिस बैरिकेड तोड़ना, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश जाग गया हो। ये गुस्सा सिर्फ इस एक केस को लेकर था या कुछ और भी उबल रहा था? ये बहुत अहम सवाल है। ये सिर्फ एक केस का गुस्सा नहीं था, ये सालों से दबावा, जमा हुआ लावा था जो फट पड़ा। ये गुस्सा था उस सिस्टम के खिलाफ जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध आम बात हो गए थे, जहां पुलिस की संवेदनहीनता को लेकर शिकायतें थीं, जहां न्याय मिलने में सालों लग जाते थे। तो इस मामले ने बस उस बांध को तोड़ दिया? बिल्कुल। लोग अब सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि जवाबदेही मांग रहे थे। इस मामले ने मीडिया में भी तूफान ला दिया था। खासकर एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बहुत विवाद हुआ, BBC की इंडियाज डॉटर। हाँ, जिसमें एक दोषी का इंटरव्यू था, मुकेश सिंह का, और इसमें उसने अपराध को लेकर बेहद घटिया और बेशर्मी भरी बातें कही थी। भारत सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। और उस बैन ने एक और बहस छेड़ दी, अभिव्यक्ति की आजादी बनाम राष्ट्रीय शर्म। सही। क्या एक बलात्कारी के घिनौने विचारों को एक वैश्विक मंच देना सही है, या फिर समाज की उस बीमार मानसिकता को समझने के लिए उसे सुनना जरूरी है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो? इस पर तो आज भी लोगों की राय बटी हुई है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक घटना कई अलग अलग और मुश्किल सवाल खड़े कर सकती है। तो सड़कों पर इतना गुस्सा, इतनी मांगे, क्या इसका कोई ठोस नतीजा निकला? क्या सिस्टम ने वाकई कुछ बदला? बदला, और बहुत बड़े स्तर पर बदला। जनता का वो दबाव सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा, उसने संसद के दरवाजों पर दस्तक दी और कानून बदलने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहला और बड़ा बदलाव क्या था? वो था आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। इसे जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बहुत तेजी से तैयार किया गया। अच्छा। इस कानून ने यौन उत्पीड़न की परिभाषा को बहुत व्यापक बना दिया। इसमें एसिड अटैक, पीछा करना यानी स्टॉकिंग, और महिलाओं को घूरने यानी वॉयरिज्म जैसे अपराधों के लिए भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया। और मौत की सजा का क्या? सबसे बड़ी बात, बलात्कार के दुर्लभ से दुर्लभतम मामले थे, उनमें मौत की सजा को भी शामिल कर लिया गया। और फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर भी कुछ हुआ? हाँ, इस कानून ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को अनिवार्य बना दिया ताकि सालों तक केस लटके ना रहें। तो एक तरह से ये जनता की सीधी जीत थी। ये 2013 का संशोधन जनता के आक्रोश पर एक सीधी और तेज विधायी प्रतिक्रिया थे, जो हमारे लोकतंत्र में बहुत कम देखने को मिलता है। ये दिखाता है कि जनता की आवाज में सचमुच कितनी ताकत हो सकती है। ठीक है, ये तो हुआ वयस्कों से जुड़ा कानून। अब उस नाबालिग वाले मुद्दे पर वापस आते हैं। उसे क्या सजा मिली? उसे तो मौत की सजा नहीं हो सकती थी। नहीं हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। उस समय के किशोर न्याय कानून के तहत अपराध चाहे कितना भी जघन्य क्यों ना हो, एक नाबालिग को दी जा सकने वाली अधिकतम सजा थी 3 साल एक सुधार गृह में। सिर्फ 3 साल? हाँ, और उसे वही सजा मिली। 3 साल। उस अपराध की भयावहता को देखते हुए ये सजा बहुत लोगों को हैरान कर गई होगी। उस वक्त समाज में इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? जबरदस्त बहस छिड़ गई थी। एक तरफ थे वो लोग जो कह रहे थे कि कानून तो कानून है और बच्चों को सुधार का एक मौका मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कह रहा था कि अगर कोई 17 साल का लड़का ऐसी हैवानियत कर सकता है तो उसे उम्र का फायदा नहीं मिलना चाहिए। कि अपराध की गंभीरता उम्र से ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। और इसी बहस का नतीजा था एक और बड़ा कानूनी बदलाव। एकदम। इसी बहस के कारण संसद ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 पास किया। अच्छा। इस नए कानून ने एक क्रांतिकारी बदलाव किया। इसने कहा कि अगर 16 से 18 साल का कोई किशोर कोई जघन्य अपराध मतलब हेनस क्राइम करता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये तय कर सकता है कि उस पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। तो क्या ये कहना सही होगा कि इस एक मामले ने पूरे देश की सोच को ही बदल दिया?
कि अब लोग सुधार से ज्यादा सजा पर जोर देने लगे थे। बिल्कुल, और यही इस कानून में हुआ सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव था। समाज का झुकाव ऐसे जघन्य मामलों में सुधारवादी रवैये से हटकर एक ज्यादा दंडात्मक, एक ज्यादा प्यूनिटिव दृष्टिकोण की ओर हो गया। ये न्याय के एक बुनियादी सवाल पर एक बहुत बड़ा फैसला था कि सजा उम्र के हिसाब से तय हो या जुर्म के हिसाब से। तो कानून बदल गए, लेकिन उन 4 दोषियों का क्या हुआ जिन्हें 2013 में मौत की सजा सुनाई गई थी? उनकी फांसी तो 2020 में हुई। इन 7 सालों में क्या हुआ? इन 7 सालों में चली एक लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा। फिर मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस अपराध को सदमे की सुनामी और दुर्लभ से दुर्लभतम मामला बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इतना समय क्यों लगा? क्योंकि हमारे कानून में दोषी को हर संभव मौका दिया जाता है। उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की, वो खारिज हुई। फिर उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की, वो भी खारिज हुई। और फिर दया याचिका भी। हाँ, आखिर में उन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। जब एक एक करके ये सारे कानूनी रास्ते बंद हो गए, तब जाकर फांसी की तारीख तय हुई। और अंत में 20 मार्च 2020 को, यानी घटना के 7 साल 3 महीने और 4 दिन बाद, उन 4 दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। सजा सुनाए जाने से लेकर फांसी तक का ये लंबा सफर, जो अपीलों और कानूनी दांवों पे इससे भरा था, भारतीय न्याय प्रणाली की जटिलताओं को साफ दिखाता है। सही बात है। यहाँ तक कि इतने हाई प्रोफाइल मामले में भी, जिसे फास्ट ट्रैक कहा गया, अंतिम न्याय मिलने में 8 साल से ज्यादा लग गए। और ये हमें उस पुरानी बहस पर वापस ले आता है, जल्दी इंसाफ चाहिए या पूरा कानूनी प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। इस केस ने उस तनाव को साफ साफ दिखा दिया। तो जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखते हैं, तो क्या तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक भयानक अपराध, उसके बाद हुआ एक अभूतपूर्व जन आंदोलन, और उस आंदोलन के दबाव में हुए बड़े कानूनी बदलावों की कहानी है। इस मामले की विरासत बहुत जटिल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी है। बिल्कुल, इस विरासत में न्याय की जीत भी है, कानूनी सुधार भी हैं, और वो बहसें भी हैं जो आज तक हमारे समाज में चल रही हैं। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो या किशोर न्याय को लेकर। हाँ। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं, तो इस मामले ने हमें क्या सिखाया? हमारे स्रोतों में पीड़िता के लिए इस्तेमाल हुए नाम निर्भया का बार बार जिक्र है। कानून बदल गए, दोषियों को सजा भी मिल गई, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन समाज के लिए सोचने वाला एक अहम सवाल अब भी बाकी है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है, क्या 2012 के बाद से रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं के लिए वो निर्भय माहौल वाकई बन पाया है, जिसकी मांग सड़कों पर उतरी उस भीड़ ने की थी? इस मामले का कानूनी अध्याय शायद बंद हो गया हो, लेकिन इसका सामाजिक अध्याय वो अब भी लिखा जा रहा है।